हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोज सिविल एकेडमी। थिंक डीपर सर्व बेटर। ये है फंडामेंटल राइट्स का एपिसोड 3 और टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये सीरीज स्पेशली यूजफुल है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, मेंस, जीएस2, एसए, एथिक्स एंड ऑप्शनल के लिए भी, और कुछ ईपीएफओ, सीडीएस, सीएपीएफ जहां पॉलिटी और फंडामेंटल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और कुछ स्टेट पीसीएस के लिए भी, राइट। और पीएसआईआर ऑप्शनल है, जो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस डीपली समझना है, उन सब के लिए ये वीडियो लाभदायक है, राइट। तो अगर हम बात करें, पहले दो वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के ओरिजिन, एवोल्यूशन के बारे में समझा, फ्रॉम एंशिएंट इंडियन थॉट्स टू मॉडर्न स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस स्टैट्यूटरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव लॉज के बारे में, हायरार्की ऑफ लॉज, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, फंडामेंटल राइट्स एज टचस्टोन, ये सब हमने उसमें समझा। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे, उसके डॉक्ट्रिन्स, ग्लोबल कनेक्शंस क्या हैं। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉजिटिव एक्शंस। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्लस मंडल कमीशन और ईडब्ल्यूएस के बारे में समझेंगे। आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में हम समझेंगे अबॉलिशन ऑफ टाइटल। साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे कि वो एग्ज़ाम फोकस भी रखेंगे इसको, और कैसे वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा गोल क्या होगा आज का? इक्वलिटी चैप्टर को गहराई से समझना, ताकि आप सिर्फ याद नहीं, सोच भी सको कि कैसे पूरे कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। चलिए आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे चीज देखने वाली क्या है? सबसे पहले बात की गई है एनी पर्सन। एनी पर्सन में क्या आ जाता है? इसमें सिटीजन्स भी आ जाएंगे, फॉरेनर्स भी आ जाएंगे, लीगल पर्सन, कंपनीज, एनजीओ, ये सब, राइट। तो इसके बाद ये याद रखना है एनफोर्सेबल। ये एनफोर्सेबल कहाँ है? अगर एनफोर्सेबल की बात करें तो ये किसके अगेंस्ट है? ये स्टेट के स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। स्टेट के बारे में हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 12 में। तो इसके दो मेन मेन फ्रेजेस हैं। अगर हम बात करें दो मेन फ्रेजेस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। किसकी बात करते हैं? इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। याद रखना, ये ब्रिटिश ओरिजिन है और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, राइट। फिर दूसरा क्या है ये याद रखना, जब हम दूसरे की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये यूएस ओरिजिन है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में आ जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? वी कैन से आर्टिकल 14 guarantees that all person shall be equally subject to the ordinary law of the land and shall receive equal protection from the law, thereby prohibiting arbitrary state action। अगर इस हम बात करें आर्टिकल 14 क्या कहता है? कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, सबको लॉ के सामने सेम स्टेटस मिलेगा, और स्टेट किसी के साथ मनमानी नहीं कर सकती। अगर स्टेट करेगा तो कोर्ट आर्टिकल 14 के बेसिस पर उस एक्शन को रोक सकता है, इनवैलिड घोषित कर सकता है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्सेस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसके बीच में क्या वो है। तो सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ में क्या आएगा, नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड ऑल पर्सन आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑर्डिनरी कोर्ट। मतलब किंग हो, पीएम हो, सीएम हो, बिजनेस टाइकून हो, कोई भी हो, सब ऑर्डिनरी लॉ के अंडर में है, स्पेशली रॉयल लॉज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना ये आइडिया कहां से आया, ये जो आइडिया है वो कहां से आया, मैग्ना कार्टा से। ठीक है, कहां से आया, मैग्ना कार्टा। ये 1215 की बात करता है, प्लस डाइसी के रूल ऑफ लॉ से आता है। ठीक है, इससे मैग्ना कार्टा और डाइसी, जो एसी डाइसी हैं, उनके रूल ऑफ लॉ से आता है। ठीक है, तो सेकंड की हम बात करें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पर्सन इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक बाय द लॉ एंड क्लासिफिकेशन आर अलाउड ओनली इट रीजनेबल एंड रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव। मतलब जो लोग सेम सिचुएशन में हैं उनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, जो लोग अनइक्वल पोजीशन में हैं, जैसे ज्यादा ऑप्रेस्ड ग्रुप, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिल सकता है। ये भी इक्वेलिटी का पार्ट है। मतलब अभी हमने जो बात किया था कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नो स्पेशल प्रिविलेजेस, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी गई है। और जब इक्वल प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, इस यहीं से बात समझने की है कि जब इक्वल प्रोटेक्शन की बात आ जाती है तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है। स्टेट को एक्टिवली इंश्योर करना पड़ेगा कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसमें, हमारे ऑप्शन बी में। ठीक है जी, तो ये था हमारा मेन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब हम आते हैं कुछ डॉक्ट्रिन्स के आर्टिकल 14 के अंदर। तो अगर कुछ सबसे पहले डॉक्ट्रिन की बात करें, सबसे पहले आता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इस डॉक्ट्रिन में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन में याद रखना, द स्टेट में क्लासिफाई पर्सन और थिंग्स फॉर लेजिस्लेशन provided that the classification is based on intelligible differentia and bears a rational nexus to the object of the law। मतलब अगर हम इसे बात करें, आर्टिकल 14 है, हर डिफरेंस को मना नहीं करता। मतलब आर्टिकल 14 हर एक डिफरेंस को मना नहीं करता। ये क्लास लेजिस्लेशन, जैसे एक कम्युनिटी के फेवर में 22, राइट, इसको मना करता है, लेकिन जब रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसको वो अलाउ करता है। मतलब आर्टिकल 14 हर जो भी डिफरेंस है को मना नहीं करता, बट ये क्लास लेजिस्लेशन, जैसे एक कम्युनिटी का फेवर में ज्यादा बायस हो जाना, उसको मना करता है। ठीक है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है। इसमें टू कंडीशन दी गई। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया इन्होंने, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। क्या मतलब है इसका, ग्रुपिंग का, ग्रुपिंग बेसिस पे, या हम कह सकते हैं ग्रुपिंग का बेस क्लियर, रियल, समझने लायक हो। ठीक है, मतलब जो भी ग्रुप है उसका जो बेसिस है, जो बेस है, वो क्लियर और रियल हो, समझने लायक। नंबर दो, जब हम बात करते हैं रैशनल नेक्सस पे, वो उसका जो बेसिस है लॉ के ऑब्जेक्टिव से, लॉजिक से लिंक हो, कि लॉ का क्या ऑब्जेक्टिव है और लॉजिक दोनों लिंक होनी चाहिए। अगर इसे हम समझें, फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर लॉज,
किसके लिए है ये? अंडर 14 के बच्चे हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। तो इसमें डिफरेंशिया क्या है? एज, अंडर 14। ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को प्रोटेक्शन देना। अगर हम नेक्सस की बात करें तो नेक्सस क्या है? डायरेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम केस लॉज की बात करें, अभी हम इसको केस लॉ की तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। तो इसमें क्या था? स्पेशल कोर्ट्स एक्ट गेव गवर्नमेंट वाइड अ वेग पावर टू सेंड एनी केस टू अ स्पेशल कोर्ट। इसमें नो क्लियर क्राइटेरिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, नो क्लियर डिफरेंशिया, प्लस नो रैशनल नेक्सस। मतलब इसमें क्या था कि स्पेशल कोर्ट गेव गवर्नमेंट वाइड वेग पावर टू सेंड एनी केस टू अ स्पेशल कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया कि डायरेक्टली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 हो रहा है। अगर एक और केस की बात करें, ये केस हो रहा है डीएस नक्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। पेंशन बेनिफिट्स सिर्फ एक कट ऑफ डेट के बाद रिटायर होने वालों को इसमें था। सेम क्लास जो पेंशनर थे, लेकिन बिना रीजन रिटायर डेट बेस पे डिवीजन। एससी ने इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आर्बिट्री क्लासिफिकेशन है। इसमें भी वॉयलेशन ऑफ क्या था? आर्टिकल 14। राइट। तो हमने ये देखना है कि इसका जो नेक्सस है वो क्लियर होना चाहिए, किस बेसिस पे है, और डिफरेंस आप कर सकते हो, ठीक है, बट वो लॉजिक होना चाहिए। राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्रीनेस या आर्बिट्रीनेस, इसकी डेफिनेशन की बात करें, एनी स्टेट एक्शन दैट इज आर्बिट्री, इरेशनल और बेस्ड ऑन मेयर विम इन इनहेरेंटली अनइक्वल एंड वॉयलेट आर्टिकल 14। मतलब क्या है इसमें? अगर हम इसकी बात करें तो एनी स्टेट एक्शन दैट इज आर्बिट्री, इरेशनल और बेस्ड ऑन मेयर विम इन इनहेरेंटली अनइक्वल एंड वॉयलेट आर्टिकल 14। अगर सरकार बिना रीजन सिर्फ पसंद नापसंद के डिसीजन ले रही है तो वो ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी बन जाता है। इसके अंदर केस कौन सा आया? इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको कोट कर सकते हो। ईवी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? इक्वेलिटी एंड आर्बिट्रीनेस आर सोन एनिमीज, वेयर देर इज आर्बिट्रीनेस देर इज डिनाइल ऑफ इक्वालिटी। इसका इफेक्ट क्या हुआ? अब आर्टिकल 14 सिर्फ ग्रुप क्लासिफिकेशन नहीं, हर तरह से स्टेट एक्शन को आर्बिट्रीनेस के टेस्ट पर चेक करता है। राइट। इसी के साथ एक लैंडमार्क केस था, आप सबको पता ही होगा उसके बारे में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। का भी लैंडमार्क केस रहा है ये भी। पासपोर्ट इंपाउंड बिना फेयर प्रोसेस। तो कोर्ट ने क्या कहा इसमें? इसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश होना चाहिए। राइट। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल, इसमें क्या किया गया? अंडर आर्टिकल की बात की, कौन सी की? 21। मस्ट बी फेयर जस्ट रीजनेबल। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। अगर प्रोसीजर आर्बिट्री है तो वो आर्टिकल 14 प्लस 21 दोनों को तोड़ता है।
राइट। फिर एक डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रीनेस आता है। इसमें क्या कहा गया? अ लॉ कैन बी इनवैलिडेटेड अंडर आर्टिकल 14 इफ इट इज मैनिफेस्टली आर्बिट्री। एग्जाम्पल, if it is capricious, irrational, lack of determining principle, or is excessive and disproportionate। राइट। मतलब क्या है इसमें? अगर मैनिफेस्ट आर्बिट्रेनेस को समझें, लो इतना बेवजह, इलॉजिकल और हराश है कि अगर हराश है तो कोर्ट को तुरंत दिख जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस ऑफ फेयरनेस के अगेंस्ट है। इसके एग्जाम्पल आपको पता ही है। सबसे पहले सायरा बानो केस, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट था, रिवोकेबल तलाक था, वाइफ को सिक्योरिटी नहीं, मैनिफेस्टली आर्बिट्री था। ठीक है। उसके बाद हमने पहले भी बात की गई है, नवतेज जौहर 2018 सेक्शन 377, कंसेसुअल सेम सेक्स अडल्ट रिलेशन क्रिमिनलाइज करना बिना रैशनल स्टेट इंटरेस्ट, वो इरेशनल हो गया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आती है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आती है, तो इसमें क्या कोर्ट ने क्या बोला? पॉपुलर मोरालिटी, जो मेजोरिटी को अच्छा लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से नीचे है। मतलब पॉपुलर मेजोरिटी क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से नीचे है, ऊपर नहीं है। अगर पॉपुलर मेजोरिटी इक्वालिटी डिग्निटी के अगेंस्ट है तो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया गया है मेंस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर। राइट। अगर इसी में हम देखें आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है, आप देख सकते हो जाकर। तो अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ मीन्स व्हाट? the action of the state are subject to the law which is applied equally and fairly. Constitutionalism on the other hand means that government power is limited and checked by the constitution। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ जो रूल ऑफ लॉ है, सरकार का कोई भी एक्शन लॉ के बिना नहीं हो सकता और वो लॉ सब पर बराबर अप्लाई होगा। इसी के साथ क्या है, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है ये। ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, मतलब सरकार की पावर को लिमिटेड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको रोक सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के उनके एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक है। मतलब आर्टिकल 14 दोनों आइडियाज को सपोर्ट करता है। जब भी आर्बिट्री लॉ या एक्शन आता है, कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करके रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करता है। राइट। अगर इसके अंदर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, GS2 में जो मेंस में हम बात करते हैं, अगर हम 2014 के आसपास की बात करें तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन था? डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड द emerging concept of arbitrariness under article 14। तो इसमें क्या है? तो आप इसी डॉक्ट्रिन सेक्शन से डायरेक्ट स्केलेटन इसका मिलता है। ठीक है। अगर प्रिलिम्स पैटर्न की बात करें, ब्रिटिश वर्सेस यूएस ओरिजिन, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, आर्टिकल 14 पर, ये 2012 के में एमसीक्यूज आए थे। तो अगर हम बात करें इसको कैसे यूज करना है आंसर के अंदर, इंट्रो में फॉर्मल और सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, हमने पहले बात की हुई है इसके बारे में। बॉडी में हम केस लॉस की बात कर सकते हैं, रोयप्पा, मेनका गांधी केस, मैनिफेस्ट आर्बिट्रीनेस बता सकते हैं। आर्टिकल 14 को कंक्लूजन में हम जर्नल गारंटी अगेंस्ट द स्टेट आर्बिट्रीनेस बता सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें अगर हम बात करें, कुछ करंट अफेयर भी चल रहे हैं। ठीक है।
जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 14 एंड डिजिटल गवर्नेंस की बात करें, तो सबसे पहले हमने पहले भी बात कर चुके हैं डेटा प्रोटेक्शन सर्विलेंस की बात। तो 2013 के अराउंड एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाया गया। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में बार बार डिस्कस हुआ। मतलब गवर्नमेंट के पास वाइड एक्सपेंशन आ गया। टारगेटेड सर्विलेंस का रिस्क, कि आप किसी को भी सर्विलेंस कर सकते हो टारगेट की। इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अगर इक्वेलिटी एंगल से देखें तो क्या लॉ ऑल सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देता है, या कुछ ग्रुप्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, माइनॉरिटीज, ऑपोजिशन डिसप्रोपोर्शनेट सर्विलेंस फेस कर सकते हैं? मतलब एक इसमें क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अगर आर्टिकल 14 और 21 की बात करें प्राइवेसी और डिग्निटी की लेंस से इसको प्रोपोर्शनेटली एंड नॉन आर्बिट्रेरियस टेस्ट अप्लाई होता है, तो आप इसको इस हिसाब से देख सकते हैं। सेकंड क्या था, इंटरनेट शटडाउन और सेक्शन 144 ऑर्डर्स आए। ये हम हमारे लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। कश्मीर, मणिपुर, राजस्थान एक्सेट्रा में इंटरनेट शटडाउन एंड ब्रॉड सेक्शन ऑफ 144 ऑर्डर न्यूज में रहे। ठीक है, अगर हम बात करें आफ्टर अनुराधा बेसिन जो 2019 था केस जो हमने देखा था पहले, उसमें शटडाउन को क्या बताया गया था कि पहले तो वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, टेम्परेरी इन नेचर होना चाहिए, नेसेसिटी शो होनी चाहिए उसकी, पीरियोडिक रिव्यू का टेस्ट पर उसको देखना चाहिए। अगर किसी रीजन कम्युनिटी पर डिसप्रोपोर्शनेट शटडाउन लग रहे हैं तो वो आर्टिकल 14 के को नॉन आर्बिट्रीनेस एंगल डायरेक्टली इसमें जुड़ जाता है। कौन सा इसमें तो आर्टिकल 14 का जो नॉन आर्बिट्रीनेस एंगल है वो डायरेक्टली जुड़ जाता है। अगर ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, टेम्परेरी नेचर इसमें चेक नहीं है, नेसेसिटी का नहीं पता, पीरियोडिक रिव्यू का नहीं पता हमें, राइट। फिर एक और आजकल बिग टेक की बात होती है, तो अगर हम बात करें एक और इसमें हम करंट अफेयर जोड़ सकते हैं, एल्गोरिदमिक एंड प्लेटफॉर्म गवर्नेंस। बिग टेक रेगुलेशन की बात की गई, कंटेंट मॉडर्नेशन की बात की गई, शेडो बैनिंग की बात की, एआई बेस्ड डिसीजन की बात की गई, ये सब न्यूज में रहे। तो इसमें इक्वालिटी क्वेश्चन क्या था, क्या एल्गोरिदम सब यूजर के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या बाइस डेटा से सर्टेन ग्रुप कॉन्स्टेंटली हर्ट हो रहे हैं। ऐसे इशू को आप आर्टिकल 14 के नॉन आर्बिट्रीनेस, आर्टिकल 19 के फ्री स्पीच और आर्टिकल 21 के प्राइवेसी और डिग्निटी से लिंक कर सकते हो। अगर एग्जाम फोरसाइट की बात करें, जब भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में आर्बिट्री, डिस्क्रिमिनेटरी, सिलेक्टिव इम्प्लीमेशंस जैसे वर्ड देखो, तुरंत आर्टिकल 14 को फ्रेम, उसका जो आर्टिकल 14 का फ्रेम लगा के सोचो। इस इशू में स्टेट की एक्शन रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, नॉन आर्बिट्रीनेस टेस्ट से पास कर रही है या नहीं। तो ये सब चीजें हम आर्टिकल 14 में देखते हैं, राइट। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। तो आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15 वन की बात करें तो क्या बोलते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, कौन से ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब ग्राउंड बताए गए, राइट। आर्टिकल 15(2) में क्या कहा गया, नो सिटीजन शैल ऑन दीज ग्राउंड बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग access to shops, public restaurants, hotels, place of public entertainment, use of wells, tanks, ba- जो bathing घाट्स हैं, and roads maintained wholly or partially out of state funds, right। इसी में
आर्टिकल 15(3) में क्या कहा गया? द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। इसको हम लिख लेते हैं आर्टिकल 15(3) को। इसमें क्या कहा गया कि जो स्टेट है में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस, राइट। इसी की तरह आर्टिकल 15(4) में क्या कहा गया? द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC के बारे में, SC ST तो था उसके अंदर, राइट। इसको हम आगे देखते हैं आगे। इसी की तरह आर्टिकल 15(5), इसमें क्या कहा गया? द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द advancement of any backward classes SC ST related to admission to educational institutions include private and non minority। इसी की तरह आर्टिकल 15(6) में क्या कहा गया? द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजंस इंक्लूडिंग रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अप टू 10%, राइट। तो ये आर्टिकल 15 में कहा गया। फिर इसमें हम एक डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्लस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर इसकी बात करें आर्टिकल 15 की, कंबाइंस अ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन solely ऑन specified grounds with permission for positive discrimination in the favor of disadvantaged groups। मतलब क्या कहा गया? आर्टिकल 15 एक तरफ कहता है स्टेट किसी को सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। दूसरी तरफ कहता है वुमेन, चिल्ड्रन, SEBC, SC ST, EWS जैसे ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोविजन अलाउड करता है। तो इसमें कुछ केस लॉज पढ़ते हैं। मतलब सबसे पहले स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस दोराय राजन 1951। तो इसमें क्या था? कॉमनल जियो ऑन एजुकेशनल कोटा स्टक डाउन। रिएक्शन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। आर्टिकल 15 अंडर क्लोज 4 एडेड। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं? EWS कोटास की बात करते हैं। EWS कोटा की बात करें, इसमें 103rd अमेंडमेंट आया, राइट। कुछ इसमें डिबेट हुआ। तो ये 2019 की जब बात हुई, 103rd अमेंडमेंट ऐड हुआ 15 अंडर क्लोज 6, 16 अंडर क्लोज 6 अप टू 10% EVS कोटा इकोनॉमिक ओनली बेस बनाया गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक और केस है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। इसमें क्या था? SC मेजोरिटी अपहेल्ड, माइनॉरिटी डिसेंट। डिबेट्स, आप आंसर में क्या लिख सकते हो? क्या इकोनॉमिक ओनली बेसिस से रिजर्वेशन देना इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से कंपैटिबल है? क्या SC ST OBC को EWS से एक्सक्लूड करना लॉजिकली जस्टिफाइड है? 50% कैप ब्रेक होता है या नहीं, और अगर होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, ये आप इसमें एक डिबेट ला सकते हो। अगर इसी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, 2019 की थीम क्या रही होगी, तो यूपीएससी ने 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर जो बेसिक स्ट्रक्चर वैलिडिटी पर सवाल दिया, इसी डिबेट को टेस्ट करने के लिए, राइट। अगर इसमें हम कुछ करंट अफेयर में देखें, तो अब आर्टिकल 15 और रीसेंट करंट अफेयर की हम बात करते हैं, इसको जोड़ने की। तो EWS इम्प्लीमेशन एंड लिटिगेशन की बात की गई।
तो मल्टीपल आर्टिकल्स आए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ने ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेशन डिस्कस किया, डिफरेंट स्टेट के ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनकम, प्रॉपर्टी कैप, ये सब चीजें रही, राइट। फिर अगर कंसर्न्स भी हुए कि कुछ स्टेट क्राइटेरिया को इतना लूज रख रहे हैं कि स्कीम टारगेटेड नहीं रह जाती, राइट। अगर आर्टिकल 15 के एंगल से हम बात करें, क्या ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेशन जेन्युइनली इकोनॉमिकली वीकेस्ट तक पहुंच रहा है, या ऊप या अपर मिडिल क्लासेस भी बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन उठ सकता है। क्या SC ST OBC का एक्सक्लूजन ईडब्ल्यूएस के ग्राउंड पे डबल डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहा है? ये सब पॉइंट GS2 के आंसर में ईडब्ल्यूएस जब डिस्कशन को कंटेम्पररी बनाते हैं, राइट। इसी के साथ एक और बात आई, जेंडर एंड एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस, सबरीमाला रिव्यू एंड सिमिलर केसेस की बात करेंगे, एंट्री ऑफ वुमेन इन रिलीजियस स्पेसेस, ठीक है। ये कुछ न्यूज में रहे, इनके एडिटोरियल में जेंडर वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई, इक्वालिटी वर्सेस फेथ की, ठीक है, जेंडर वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम, आप उसमें सबरीमाला केस को लगा सकते हैं, इक्वालिटी वर्सेस फेथ, इसकी बात हुई। तो इसमें आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(3) प्लस 14 प्लस 15 को डायरेक्ट इंटरप्ले कर सकते हो, मतलब क्या वुमेन को एक्सक्लूड करना इंसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या प्योर डिस्क्रिमिनेशन है? तो मेंस में क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो मेंस में हम क्या लिख सकते हैं, मेंस में हम कह सकते हैं रीसेंट डिबेट्स ऑन वुमेन्स इन एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड मॉस्क show an ongoing tensions between non-discrimination under Article 15 and claims of religious autonomy under Article 25. The recent debate on women's entry into temple and mosque show an ongoing tension between non-discrimination under Article 15 and claims of religious autonomy under Article 15. तो आप इसमें बात कर सकते हैं आर्टिकल 15 और 25 की बात। फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन हाउसिंग, एजुकेशन, जॉब्स की भी बात की गई, राइट। एक न्यू स्टोरीज निकल के आई ऑन द बेस रिलीजियस बेसिस पे फैमिली को घर रेंट देने से मना करना, दलित ट्राइबल्स बच्चों के साथ स्कूल में अलग, हम ये सब न्यूज में देखते हैं, राइट। अगर हम बात करें वुमेन्स आर फेसिंग हिडन बैरियर्स इन सर्टेन जॉब्स, ऐसे रियल एग्जांपल को आप GS1 सोसाइटी, GS2 पॉलिटी आंसर में आर्टिकल 15 के कॉन्टेक्स्ट में कोट कर सकते हो एक जेनरिक फॉर्म में, राइट। तो अगर हम बात करें डेली न्यूज में जब भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ग्राउंड पर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिखे, लिखो, ठीक है। आर्टिकल 15(1) वायलेशन या आर्टिकल 15(3), 4, 5, 6 के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंडर जस्टिफाइड है या नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल 16 की, ये आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसके कुछ क्लॉजेज है, अगर हम इसको बात करें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटिंग टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, राइट। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इसे में 16(3) क्या कहता है, पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब अ रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन पब्लिक पोस्ट। आर्टिकल 16(4) वो क्या कहता है, द स्टेट में मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन विच in its opinion are not adequately represented in the service। इसी में आर्टिकल 14 अंडर क्लोज 4A आया, द स्टेट में प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC STs। आर्टिकल 16(4)B क्या कहता है, अलाउ कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अनफिल्ड
रिजर्व्ड वैकेंसीज बियॉन्ड 50% इन पर्टिकुलर ईयर। अब इसमें हम बात करें मंडल केस की, बात कर सकते हैं हम इसमें, मंडल केस की बात कर सकते हैं। इंदिरा स्वानी जजमेंट थी 1992 वाली, जिसमें 27% ओबीसी रिजर्वेशन अपहेल्ड हुआ। सोशल प्लस एजुकेशनल बैकवर्डनेस, बेसिस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया गया फॉर ओबीसीज, एडवांटेज सेक्शन एक्सक्लूडेड हुए। Suggested total reservation not normally to exceed 50% cap. Reservation in promotion originally not covered. Later constitutional amendment added किसमें? आर्टिकल 16 14A। तो हम मेंस में क्या कर सकते हैं इसमें? तो मेंस में हम लिख सकते हैं इंदिरा स्वानी मेड क्लियर दैट रिजर्वेशन आर अ facet of equality, not exceptions. But the creamy layer and a presumptive cap must be balanced then. Right. Indra Swani made it clear that reservation are facet of the equality, not exceptions. But the creamy layer and presumptive cap must be balanced then. यह मेंस के लिए हम लिख सकते हैं। राइट। फिर अगर हम बात करें इसके अंदर प्रमोशन ऑफ रिजर्वेशन की, प्रमोशन रिजर्वेशन, इसमें एम नागराजा एंड जर्नैल सिंह केस आ जाते हैं। एम नागराज नागराज 2006, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन रिजर्वेशन के अमेंडमेंट अपहोल्ड किए बट कंडीशन लगाए, बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, एफिशिएंसी। राइट, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा डेटा से। फिर जर्नैल सिंह केस आया। ये सब केस अपने मेंस के आंसर में आप डाल सकते हो, इसमें एक एज मिलता है। जर्नैल सिंह केस आया 2018 में, कुछ कंडीशन सॉफ्टन किए पर डेटाबेस जस्टिफिकेशन का प्रिंसिपल मेंटेन रखा। राइट, इसी के साथ एक डिबेट उठ सकती है, मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस, मेरिट मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन है वो ऐसे में पूछता है। हैज रिजर्वेशन आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी? डीप आंसर तभी पॉसिबल है जब आपको आर्टिकल 16 का ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। ईपीएफओ प्रीलिम्स पैटर्न एमसीक्यूज की बात करें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? तो आप देखो कहीं पे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और जब हम यूपीएससी की बात करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, ना कि सुपरफिशियल नॉलेज। इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा आपको। राइट। अगर इसके कुछ करंट अफेयर की बात करें तो रिजर्वेशन प्रमोशन एंड द कोर्ट केसेस की बात हुई। राइट, तो इसमें क्या था, स्टेट्स के प्रमोशन रिजर्वेशन के रूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज हुए। कोर्ट ने बार बार कहा ब्रिंग क्वांटिफिएबल डेटा ऑन द बैकवर्डनेस एंड रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ पॉलिटिकल अजर्शन के काम नहीं चलेगा, आपको डेटा दिखाना पड़ेगा, पॉलिटिकल अजर्शन से काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4)A 335 से लिंक्ड है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस मिजरेबल बैकवर्डनेस वर्सेस एफिशिएंसी। राइट, फिर सबसे बड़ी बात चली जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, कास्ट सेंसस वर्सेस एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस की डिमांड न्यूज एडिटोरियल्स में काफी रही है, मेजर थीम रहा। आर्गुमेंट क्या था, बिना डिटेल्ड कास्ट डेटा के रिजर्वेशन एंड वेलफेयर थोड़ा ब्लाइंड पॉलिसी बन जाता है। ओपोजिशन अगर मिस यूज, पोलराइजेशन का रिस्क रहेगा। ठीक है, अगर इसको आर्टिकल 16 एंगल से देखें तो सिंस एम नागराजा कोर्ट बोलता है
प्रमोशन रिजर्वेशन के लिए एक डेटा चाहिए, क्वांटिफिकेबल डेटा चाहिए ही चाहिए। कास्ट सेंसस डिबेट को इसी फ्रेम में देखो, तो क्या डिटेल्ड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट डेटा एविडेंस बेस्ड रिजर्वेशन के लिए जरूरी है? एक क्वेश्चन आ सकता है इस पे। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन डिबेट्स चला। कई स्टेट ने प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन प्रपोजल में लाए फॉर लोकल्स, SC ST OBC EWS। ठीक है, कुछ कोर्ट में चैलेंज भी हुए। आर्टिकल 16 डायरेक्टली, जो आर्टिकल 16 है डायरेक्टली स्टेट एम्प्लॉयमेंट पर अप्लाई होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन के डिबेट्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो ब्रॉडर नॉर्मेटिव एंगल इसमें यूज होता है। तो अगर आंसर राइटिंग फॉर सेट की बात करें, जब भी जॉब रिजर्वेशन डिबेट पढ़ोगे, आर्टिकल 16 प्लस इंदिरा स्वानी, नागाराजा, कास्ट सेंसस को एक इंटीग्रेटेड फ्रेम में सोचो, राइट। तो ये आर्टिकल 16 का डिबेट था। आर्टिकल 17 की बात करें, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। तो इसमें क्या था, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, यहां पे दो, एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी यानी कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस है, कोई भी सोशल बाइकआउट नहीं। पार्लियामेंट ने बनाया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। मीन्स में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मीन्स लाइन की बात करें, आर्टिकल 17 converts a centuries old social practice into a constitutional crime, signaling zero tolerance for the caste based exclusion, right। बट ग्राउंड रियलिटी की बात करें, हम अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो NCRB डेटा का जो डेटा है, क्राइम अगेंस्ट SC ST हाई हुए हैं, मैनुअल्स डेथ्स बढ़ी हैं, ऑनर किलिंग की भी बात आई इसमें। अगर GS1 के 2020 की थीम की बात करें, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूज, इसमें हुआ। तो इसमें आंसर स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, लो ला सकते हैं, आर्टिकल 17 प्लस एक्ट्स, ग्राउंड एट्रोसिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, कॉजेज मेंटेलिटीज, लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इम्प्लीमेशन गैप है पॉलिसीज में, उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है, लीगल सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक्स, इसके बेसिस पे अपलिफ्टमेंट, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपको PCR एक्ट है जो 1955, वो लिंक हो सकता है टू आर्टिकल 17, ठीक है। तो इसमें कुछ करंट अफेयर भी चले थे, कुछ डेवलपमेंट इसमें लिंक करते हैं हम, कुछ इसमें डेवलपमेंट चली थी। तो उसमें अगर हम बात करें, SC ST एट्रोसिटीज डेटा एंड इम्प्लीमेशन की बात आई, तो PIB और NCRB डेटा 2023 के रिपोर्ट्स ऑनवर्ड की बात करें, तो इन्होंने कहा कि क्राइम अगेंस्ट SC ST हाई हुए हैं, समटाइम an increase in registered cases which can means more violation or better reporting, दोनों एंगल डिस्कस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर एडिटोरियल ओपनली आस्क, क्या उसमें डिस्कस होता है, हाईलाइट स्पेसिफिक एट्रोसिटी केसेस, दलित ग्रूम ऑन हॉर्स, मैनुअल्स डेथ्स, ये सब चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, राइट। अगर ये सीवरेज डेथ्स की बात करें, हर साल न्यूज में आती है सीवरेज डेथ, right, despite law like the prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act 2013 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 17 प्लस डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 के कॉन्टेस्ट में मैनुअल स्कैवेंजर ओपन वायलेशन है, राइट। तो इसके अंदर वो बात क्या गई, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, दलित मूवमेंट आ सकता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी कैंपेन, कास्ट बेस्ड वायलेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट, ये सब शो करते हैं कि लीगल अबोलिशन के साथ साथ सोशल चेंज कितना जरूरी है, राइट। देन वी कैन राइट इन एग्जाम्स, डिस्पाइट आर्टिकल 17
PCR Act and SC/ST Act, recent NCRB data, and frequent reports on caste atrocity indicates that legal abolition of untouchability has not yet become a live social reality. इन सब के होने के बावजूद भी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अभी भी एक सोशल रियलिटी में दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसी के साथ हमारा लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, abolishes all the titles military or academic छोड़कर, the state shall not confer any title, prohibits किया गया citizen from accepting title from foreign state without consent। पर्पस क्या था इसका, break from the feudal or colonial system of titles, emphasis the citizenship is the highest status, right। अगर केसेस की बात करें तो एक केस था बालाजी राघवन 1996, नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, पद्म अवार्ड ये वैलिड माने गए, दे आर डेकोरेशन नोट टाइटल्स इस केस के थ्रू माने गए, दे कैन नॉट यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स बिफोर अ नेम, राइट। क्वेश्चंस ऑन वेदर भारत रत्न टाइटल अंडर आर्टिकल 18 यस और नो, तो मतलब नो, तो ये एक डेकोरेशन के टाइटल है, ना कि हम प्रीफिक्स लगाएं या सुफिक्स लगाएं, राइट। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 18 में नेशनल अवार्ड्स और इक्वालिटी को न्यूज, अगर इसको जोड़े हम, पद्म अवार्ड एंड भारत रत्न डिबेट्स हुई, हर साल जनवरी में पद्म अवार्ड लिस्ट आती है, न्यूज़पेपर एनालाइज करते हैं क्या अवार्ड पॉलिटिकली नेचर है, जो भी अवार्ड है उनका नेचर है, क्या वो पॉलिटिकल है, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स वुमेन नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स ग्रास रूट एक्टिविटी का ठीक ठीक से इस्तेमाल हुआ है, क्या उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। आर्टिकल 18 के एंगल से देखें तो अवार्ड्स लॉफुल हैं, राइट, पर इगैलिटेरियन इथोस डिमांड करता है कि अवार्ड्स इंक्लूसिव एंड मेरिट बेस्ड होना चाहिए, लाइक मीडिया एंड सोशल मीडिया टाइटल्स, सुपर कोप, पीपल्स पीएम, किंग ऑफ एक्सेट्रा, तो द लीगल ये दो लीगल टाइटल्स नहीं, बट कभी कभी कल्ट पर्सनैलिटी बिल्ड करने में रोल प्ले करते हैं। यू कैन नॉट, आर्टिकल 18 का जो मेन रूप है कि स्टेट ऑफिशियली हायरार्की ना बनाए, लेकिन कल्ट पॉलिटिक्स का फिनोमिना भी एग्जाम में सोशली एनालिस किया जा सकता है, आप ऐसे या GS2 में लिख सकते हैं, while the article 18 formally abolish titles, the real challenge is to avoid creating informal hierarchies of status and influence which undermine the egalitarian spirit of the constitution, right। तो आप इसको कर सकते हैं किसमें, आर्टिकल 18 के डिबेट में। तो अगर हम बात करें इन सब आर्टिकल 14 से लेके 18 की अगर मैपिंग देखें तो प्रीलिम्स में आर्टिकल मैपिंग, ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हु इज एनी पर्सन वर्सेस सिटीजन ओनली, EWS बेसिक्स, एक्ट लिंक्ड PCR था, SC/ST एक्ट, नेशनल अवार्ड वर्सेस टाइटल, ये प्रीलिम्स मैपिंग है। अगर मेंस की बात करें, एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 14, रिजर्वेशन वर्सेस इक्वालिटी, EWS कास्ट एंड जेंडर जस्टिस, अनटचेबिलिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स, GS1 ऐसे और एथिक्स में सोशल इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जस्टिस, डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हर आंसर में ट्राई करना डेफिनेशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक दो डॉक्ट्रिन्स आएंगे, केसेस लॉज भी आएंगे, इससे आप और करंट अफेयर को ऐड करके आप क्या कर सकते हो, एक अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो, राइट। तो जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा आज की वीडियो में, जो भी हम आर्टिकल्स पढ़े हैं
तो फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो अगर हम बात करें, जस्ट वेट, तो आर्टिकल 14 से 18 मिलाकर इंडिया को एक हायरार्कियल से कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट चलता है। आर्टिकल 14 ने इक्वालिटी को फॉर्मल से सब्सटेंसिव और क्लासिफिकेशन से एंटी आर्बिट्रेरियस डॉक्ट्रिन तक एक्सप्लेन किया। आर्टिकल 15 एंड 16 ने दिखाया कि रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं बल्कि इक्वालिटी को रियल बनाने का तरीका है। आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम बनाया। आर्टिकल 18 ने टाइटल खत्म करके रिपब्लिक की एगलिटेरियन स्पिरिट को दिखाई। ये सारे फ्रेमवर्क सिर्फ यूपीएससी सीएससी के नहीं, ईपीएफओ, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीआरपीएस ऑप्शन के लिए भी रिलेवेंट है, राइट? In the next video, we will go to the most asked part of the fundamental rights, right to freedom and right to life, Article 19, 20, 21, 22. We will cover freedom under Article 19, reasonable restrictions, hate speech, internet shutdown, etc. Criminal protections, ये सब हम देंगे, राइट? सो गाइस, तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए, इफ़ दिस लेक्चर हेल्प्ड यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रोज सिविल एकेडमी। थिंक डीपर, सर्व बेटर। कमेंट में लिखिए आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के किस केस या डॉक्ट्रिन पर डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन चाहिए, वी कैन प्लान, राइट? तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट।